नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। तो इसके अंतर्गत हम लोग अब शुरू कर रहे हैं ओम्स लॉ को, यानी कि ओम के नियम को। तो ओम का नियम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि विभवांतर यानी कि विभव जिसको भी बोलते हैं, ये विभवांतर जो होता है किसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है? तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यदि इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाते हैं तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू आई। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि प्रतिरोध होता है। इसीलिए प्रतिरोध का फॉर्मूला यहाँ से हमको मिल गया। प्रतिरोध यानी कि R इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू V बाई आई, जिसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल A होता है। ठीक है। यदि कंडीशंस हम यहाँ पे लगा देते हैं, इफ़ I इज इक्वल टू, मान लीजिए कि वन ओम हो जाता है, 1 ओम नहीं, I इज इक्वल टू आपका 1 एम्पियर अगर हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, देन निश्चित रूप से यहाँ पे क्या हो जाएगा? R जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा वो विभव के बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ से हम अगर 1 ओम का परिभाषा दें तो 1 ओम का परिभाषा हो जाएगा 1 ओम। यहाँ से हम चूँकि यहाँ पे V लेंगे, आपका कितना 1 वोल्ट लेंगे, और I इज इक्वल टू कितना ले लेंगे? 1 एम्पियर ले लेंगे। यदि हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, चूँकि हमारे पास R इज इक्वल टू कितना होता है? V बाई आई। V 1 वोल्ट पुट किए और I 1 एम्पियर पुट कर दिए, तो निश्चित रूप से R इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। यानी कि किसी भी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा यदि एक विभवांतर के अंतर्गत अगर लगाया जाता है तो वहाँ पे जो R जो होता है वह 1 ओम के बराबर हो जाता है। उसके बाद में हम लोग ओम के नियम के अंतर्गत हम लोग अब इसको प्रूफ करेंगे। R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओम के नियम को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ओम के नियम को हम लोग को प्रूफ करना है। तो ओम के नियम को कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए कुछ वर्किंग स्टेप्स है जो हमें याद रखना पड़ता है। वर्किंग स्टेप्स में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्किंग स्टेप्स हमारे पास में क्या क्या है। तो यहाँ पे वर्किंग स्टेप्स है आपके पास में। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए ई का वैल्यू निकालेंगे। ई इज इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाई एल। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग बोलते हैं ई को, ई इज इक्वल टू V बाई एल होता है। दूसरा नंबर में हम निकालेंगे बल यानी कि एफ इज इक्वल टू होता है ई इंटू ई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई का मान पुट कर देंगे। तीसरा नंबर में हम निकालेंगे ए इज इक्वल टू होता है F बाई एम। फिर 4 नंबर में हम लोग निकालेंगे क्या, VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। VD इज इक्वल टू होता है U प्लस A इंटू टी। यहाँ से ये पुट कर देंगे। और 5 नंबर में फार्मूला होता है I इज इक्वल टू N इंटू ई A इंटू VD। यहाँ से VD का वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसके बाद में हमारा R और V और I के बीच में रिलेशन प्राप्त हो जाएगा और ओम का नियम प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे E निकालने के बाद में E इक्वल टू V बाई एल निकालेंगे और E का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे F इक्वल टू E इंटू ई। फिर F का जो वैल्यू होगा वो एक्सेलरेशन निकालने में A इक्वल टू F बाई एम में पुट कर देंगे। फिर A जो निकलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने में यहाँ पे A पुट कर देंगे VD इक्वल टू U प्लस AT। जैसे ही VD निकल जाएगा तो I का जो सूत्र होता है इसमें हम लोग VD पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा ये वर्किंग स्टेप हुआ। इसी के माध्यम से हम लोग ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई एल। अब नेक्स्ट
स्टेप्स में हम लोग बल निकालेंगे। बल मतलब क्या होता है, एफ, और एफ इज इक्वल टू यहाँ पे है ई इंटू ई। यहाँ से हम ई का वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ इज इक्वल टू ई इंटू वी बाई एल हो जाएगा। अब हम लोग अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे। त्वरण ए इज इक्वल टू हो जाता है एफ बाई एम। यहाँ से ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ई इंटू वी डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू एफ का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ई इंटू वी बाई एल इंटू एम हो जाएगा, यानी कि ई वी डिवाइडेड बाई एल एम हो जाएगा। ये निकालने के बाद में हम लोग सबसे पहले गति के समीकरण हम लोग निकालते हैं। तो गति के समीकरण से, प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से निश्चित रूप से क्या मिल जाएगा हमको, v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पे v को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ई वी बाई एल एम, और t को हम लोग टाउ ले लेंगे। टाउ माने होता है, टाउ ले लेंगे, टाउ समय ही है, लेकिन फिर उसके बाद में यहाँ से वी डी इजिकल टू हमारे पास में क्या निकल जाएगा, वी डी इजिकल टू ई वी टाउ डिवाइडेड बाई एल इंटू एम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे आई इजिकल टू होता है हमारे पास एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। यहाँ से वी डी का मान हम लोग पुट कर देंगे, आई इजिकल टू एन इंटू ए, वी डी का मान हो जाएगा आपका ई वी टाउ डिवाइडेड बाई एल इंटू एम। यहाँ से v बाई आई इजकल टू आर होता है, तो v बाई आई हम पुट करते हैं, v बाई आई, v यहाँ पे दिया हुआ है v बाई आई, और पूरा वैल्यू को हम एक और कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इस तरह से हम लोग v बाई आई निकाल दिए। तो v बाई आई चूँकि होता है r के बराबर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यह किसके बराबर होता है, ये होता है r के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं v बाई आई इजिकल टू आर, और यहाँ से लिख सकते हैं v इजिकल टू आई इंटू आर, और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रूव्ड हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे जो है हम लोग अगर r का मान अलग करना चाहें तो r इजिकल टू हो जाएगा एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इस तरह से हमने यहाँ पे r का भी मान अलग कर दिया। इस तरह से हम गति के इसी तरह से हम लोग ये प्रूव कर दिए ओम के नियम को। v जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अब प्रतिरोध की निर्भरता क्या क्या होता है, यानी कि r की निर्भरता, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिरोध, तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता निकालने की कोशिश करते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता, तो प्रतिरोध की निर्भरता जो होगा आर के वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आर इजिकल टू हमारे पास में दिया हुआ है एल एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं एम। तो यहाँ पे एम जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो होता है आपका मास है, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो निश्चित रूप से में सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। तार की लंबाई पे, तार की लंबाई जैसे बढ़ेगी वैसे ही आर रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ेगा। तार की लंबाई जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस का मान कम ही होगा। दूसरा नंबर में आपका यहाँ पे एन देखते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है कांस्टेंट होता है। किसी भी पार्टिकल में, किसी भी वायर में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है वह एकदम कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इस पर कोई भी काम नहीं करेगा। ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये भी कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद में आर पे आते हैं, ए पे आते हैं। तो आर जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एरिया के। उसके बाद में 3 नंबर में जो होता है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाउ का, लेकिन टाउ जो होता है वह दूसरे चीज़ पे निर्भर करता है।
टाउ जो होता है वह ताप पर निर्भर करता है, ताप का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ। जैसे होता क्या है कि यदि टेम्परेचर का मान हम बढ़ाएंगे तो उसके बीच में जो होगा रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वह घट जाएगा, इसलिए टाउ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी का। तो टाउ जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी का तो निश्चित रूप से आर जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी का। इस तरह से हम लोग ये तीन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। प्रतिरोध की निर्भरता को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। यहाँ से अब हम शुरू करते हैं पढ़ना प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोगों को प्रूफ करना है, तो इसमें हम देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। दोनों समीकरण को यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से करते हैं तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से निश्चित रूप से हो जाएगा आर जो होता है दोनों को कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाई ए के। और यहाँ से कांस्टेंट यदि हटाते हैं तो आर इज कल टू यहाँ पे रो लगाएंगे, रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू पुट करें तो रो इज कल टू हो जाएगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से हम लोगों का रो यानी कि प्रतिरोधकता की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, यदि यहाँ से ए इजिकल टू एरिया इजिकल टू 1 और लेंथ इजिकल टू 1 हो जाएगा, देन निश्चित रूप से रो का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं आर इंटू एरिया 1 और लेंथ 1 तो निश्चित रूप से यहाँ पे रो यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध इजिकल टू हो जाएगा आर। यहाँ से हमने निकाल दिया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कितना का मान हो गया, वो आर के वैल्यू के बराबर हो जाएगा जब एरिया 1 हो जाएगा और लेंथ 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट विद्युत चालकता को देख लेते हैं। विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता जो होता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। और सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो। अगर एक लाइन में हम लोग इसको लिखना चाहें तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। और इसका यूनिट हो जाता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका पर ओम पर मीटर होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं महो। ये हमारा यूनिट हो गया। तो आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।